तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में। उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी के बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे सिंधु सिंधु नदी से। तो हम लिखते हैं सिंधु नदी। नंबर 1 पढ़ेंगे नदियों के बारे में। नदियाँ नंबर 1 पे हमारे सिंधु नदी। सिंधु नदी सिंधु नदी तथा सिंधु नदी तथा पंचनद से मिलकर बनती है। पंचनद नदियों में झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। ये 5 नदियों से मिलकर सिंधु नदी का निर्माण होता है। इन नदियों का प्राचीन काल में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये नदियां हैं, इनको प्राचीन काल में अलग अलग नामों से जाना जाता था। सिंधु नदी को प्राचीन काल में सिंधु नदी ही कहते थे। झेलम नदी को वित्सा नदी कहते थे। चिनाब नदी को अश्कनी और रावी नदी को पुरुषैनी नदी कहा जाता था। ब्यास नदी को विपाशा, सतलुज नदी को सतुड़ी नदी कहा जाता था। तो हम लिख लेते हैं इसे। सिंधु नदी तंत्र नंबर 1 पॉइंट पे लिखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तथा सिंधु नदी तंत्र सिंधु नदी तथा पंचनद नदियों से मिलकर बना है। सिंधु नदी तंत्र है जो सिंधु नदी तथा पंचनद नदियों से मिलकर बना है। तो इन पंचनद नदियों के हम नाम लिख लेते हैं। पंचनद नदियां। इन पंचनद नदियों के नाम इस प्रकार है। 1 नंबर पे देखो झेलम, 2 नंबर पे है चिनाब। झेलम 1, 2 नंबर। 3 नंबर पे हो गई हमारी रावी नदी। 4 नंबर पे हो गई ब्यास। 5 नंबर पे हो गई सतलुज। झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। तो यहाँ तक उतार लीजिए फटाफट। तो आप सभी ने यहाँ तक उतार लिया होगा। अब हम आगे लिखते हैं इनके। इन नदियों के प्राचीन काल में अलग अलग नामों से जाना जाता था। प्राचीन काल के नाम लिख लेते हैं हम इनके। प्राचीन काल के नाम। नदियों को प्राचीन काल में क्या कहते थे उनके नाम लिख लेते हैं। सिंधु नदी, सिंधु नदी को तो सिंधु नदी ही कहा जाता था। नंबर 2 पे है झेलम। झेलम नदी को वित्सता कहा जाता था। नंबर 3 पे है चिनाब नदी। चिनाब नदी को कहा जाता था अश्कनी। 4 नंबर पे है रावी नदी।
रावी नदी को कहा जाता है पुष्यैनी, पुष्यैनी नदी। और 5 नंबर पे है सतलुज, सतलुज नदी। सतलुज नदी को कहा जाता था सतलुज। तो यहाँ तक बता लीजिए फटाफट। तो यहाँ तक उतार लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं नदियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है मानसरोवर झील से, जो कि तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील है वो है तिब्बत में स्थित है। झेलम नदी की उत्पत्ति होती है शेषनाग झील से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। चिनाब नदी की उत्पत्ति होती है बारालासला दर्रा, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी की उत्पत्ति होती है रोहतांग दर्रे से, जो भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। व्यास नदी की उत्पत्ति व्यास कुंड से, जो भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सतलुज नदी की उत्पत्ति राकेशताल तिब्बत में होती है। तो हम लिख लेते हैं इनके आगे। यहाँ पे एक और आ जाएगी हमारे 6 नंबर पे। व्यास। तो हम लिख लेते हैं सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है महान, ये तो हो गया नदी, ये हो गई उत्पत्ति, और ये हो गया स्थान। तो नंबर 1 पे है सिंधु नदी। सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील, जो कि स्थित है तिब्बत में। मानसरोवर कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। आगे है झेलम नदी। झेलम नदी की उत्पत्ति होती है शेषनाग झील से, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्पत्ति होती है शेषनाग झील से, और इसकी उत्पत्ति होती है वो है जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर। आगे है हमारे 3 नंबर पे है चिनाब नदी। चिनाब नदी की उत्पत्ति होती है बारालासला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो चिनाब नदी की उत्पत्ति होती है बारालासला दर्रे से, जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश। बारालासला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे है रावी नदी 4 नंबर पे। तो रावी नदी की उत्पत्ति होती है रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से। तो रोहतांग दर्रा भी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। आगे है सतलुज नदी। सतलुज नदी की उत्पत्ति होती है राकेशताल
राकसताल से। राकसताल स्थित है तिब्बत। और ये हमारी है 6 नंबर पे है व्यास। तो व्यास नदी की उत्पत्ति होती है व्यास कुंड से। और ये व्यास कुंड है हिमाचल प्रदेश में। तो उतार दीजिए यहाँ तक। तो यहाँ तक उतार लिया होगा सभी ने। आगे हम देखते हैं सिंधु नदी। अब सिंधु नदी के बारे में हम लिखते हैं। सिंधु नदी की देखो, सिंधु नदी की कुल लंबाई है जो कि 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। यानी कि पीओ के समेत भारत में इसकी लंबाई है जो है 1114 किलोमीटर। केवल भारत में पीओ को छोड़ के केवल भारत में इसकी लंबाई है 709 किलोमीटर। सिंधु नदी कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि हमने पढ़ लिया है। सिंधु नदी भारत में दमचो के समीप जास्कर दर्रा से निकलती है। दमचो के पास में जास्कर दर्रा स्थित है, वहां से सिंधु नदी की उत्पत्ति, यानी कि वहां से सिंधु नदी निकलती है। वहां से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी लद्दाख तथा जास्कर पर्वतमालाओं के समांतर बहती है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था पर्वतमालाओं में, जास्कर पर्वतमालाओं में पढ़ा था कि सिंधु नदी लद्दाख जास्कर पर्वतमालाओं के समांतर बहती है। लेह से सिंधु की धारा, यह भी पढ़ लिया। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में गुंजी के समीप गहरे गर्त तथा महाखंड का निर्माण करती है। बहुत गहरा गर्त है गुंजी के समीप में, वहाँ महाखंड का निर्माण करते हैं। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत से पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान से प्रवेश कर जाती है। पंचनद का संयुक्त जल पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलता है। तो पांच नदियां हैं, इनका संयुक्त जल जो कि पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पे मिलता है। अंत में सिंधु नदी कराची के पश्चिम में अरब सागर डेल्टा बनाती है। फिर सिंधु नदी आगे जाते जाती कराची के पश्चिम में अरब सागर डेल्टा बनाती है। सिंधु की प्रवृत्ति सहायक नदियां जो कि श्योक, सिंगार, उंजाव, मिल्की, और काबू आदि है। तो हम इसे लिख लेते हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई, सिंधु नदी की कुल लंबाई, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। और पीओ के
1114 किलोमीटर। ओनली इंडिया में है इसकी, ओनली इंडिया में इसकी 709 किलोमीटर। ज़्यादा हमें संख्या याद नहीं करनी है क्योंकि बहुत ही कमी पूछी, लगभग नहीं के बराबर पूछी जाती है, तो इनकी हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है लिखने की। सिंधु नदी के लास्ट ये लिख लिए हैं हमने। सिंधु नदी भारत में दमचौक, ये लिख लेते हैं हम पॉइंट। सिंधु नदी भारत में दमचौक के समीप, दमचौक के समीप जाकर दर्रे से प्रवेश करती हैं। सिंधु नदी भारत में दमचौक के समीप जाकर दर्रे से प्रवेश करती हैं। लेह शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। लेह शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लेह शहर है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के समांतर बहती हैं। पर्वतमालाओं के समांतर बहती हैं। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के सिलास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो हम ये भी लिख लेते हैं। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के सिलास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये पाकिस्तान में सिलास नामक स्थान से प्रवेश कर जाती हैं। तो हम लास्ट में लिखते हैं 5 नदियों का संयुक्त जल पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर मिलता है। पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर नदियों का संयुक्त जल है वो 5 नदियों का वो मिलता है। तो यहाँ तक उतार लीजिए।
तो यहाँ तक सभी ने उतार लिया होगा। आगे हम देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी जो सिंधु नदियों की है, 5 नदियों में झेलम नदी, इसको विस्तृता भी कहा जाता है। विस्तृता। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती हैं। झेलम नदी पाकिस्तान के शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी है जो पाकिस्तान सॉरी झेलम नदी जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती हैं। झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती हैं। झेलम नदी वुलर झील का निर्माण करती हैं। जो कि वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आगे देखते हैं झेलम नदी वुलर झील का निर्माण करती हैं। झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य नदी है, मतलब कि यहाँ पे नाव भी चलती है, नौका भी चलती है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। कृष्ण गंगा नदी झेलम नदी की सहायक नदी। कृष्ण गंगा नदी है जो झेलम नदी की मुख्य सहायक नदियों में आती है। कृष्ण गंगा नदी पर जम्मू कश्मीर में कृष्ण गंगा परियोजना स्थित है। कृष्ण गंगा परियोजना है वो है कृष्ण गंगा नदी पर जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना तदोरी परियोजना ये भी जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। तो हम इसे भी फटाफट लिख लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट पे झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती हैं। कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। आगे पॉइंट लिखते हैं। झेलम नदी वुलर झील का निर्माण करती हैं। झेलम नदी वुलर झील का निर्माण करती हैं। झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य नदी है। झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य नदी है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। झेलम नदी भारत व पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। देखो कृष्ण गंगा नदी है, इसकी सहायक नदी है और इसकी परियोजना है झेलम नदी पे कृष्ण गंगा परियोजना, जो कि कृष्ण गंगा नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना, कृष्ण गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। तो आप इन्हें देख लीजिए जल्दी से।
सबने लिख ही लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे चिनाब नदी। चिनाब नदी। चिनाब नदी में लिखते हैं चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालासला दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश में बारालासला दर्रे से निकलती हैं और हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी जो हमें पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र उनमें से पढ़ रहे हैं चिनाब नदी जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में दुलस्ती, सलाल, बगलिहार परियोजना स्थित है। चिनाब नदी में उत्तर में झेलम एवं दक्षिण में रावी मिलती है। चिनाब नदी के उत्तर में तो मिलती है झेलम और दक्षिण में मिलती है रावी नदी। तो हम लिख देते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालासला दर्रे से निकलती है। बारालासला दर्रे से निकलती बारालासला दर्रे से निकलती है। आगे हम पढ़ते हैं चिनाब हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में दुलस्ती, सलाल, बगलिहार परियोजना स्थित है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल परियोजनाएं स्थित हैं जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। परियोजनाएं स्थित हैं। चिनाब नदी के उत्तर में झेलम और दक्षिण में रावी नदी स्थित है। चिनाब नदी के उत्तर में झेलम तथा दक्षिण में रावी नदी स्थित। उत्तर में झेलम तथा दक्षिण में रावी नदी स्थित है। तो यहाँ तो उतार लीजिए फटाफट।
तो यहाँ पे उतार लिया होगा सभी ने। फिर हम आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं हम रावी नदी। रावी नदी। रावी नदी को पुष्करणी नदी भी कहा जाता है। इनके प्राचीन नाम है रावी नदी के, पुष्करणी नदी भी कहा जाता है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। रावी नदी पर जम्मू कश्मीर में थीन बांध, जिसे महाराजा रणजीत सिंह बांध कहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में चौमेरा बांध स्थित है। हिमाचल प्रदेश में तो रावी नदी पर चौमेरा बांध तथा जम्मू कश्मीर में थीन बांध स्थित है। लाहौर शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। लाहौर शहर है जो पाकिस्तान में, जो कि रावी नदी के किनारे पे स्थित है। लाहौर में रावी नदी के किनारे दिसंबर 1929 में कांग्रेस में के वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने 26 जनवरी 19 ये तो हो गई इतिहास की बात, झंडा फहराने का प्रस्ताव पारित किया। तवी नदी रावी नदी की सहायक नदी है। तो हम ये लिख लेते हैं, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे से निकलती है। हिमाचल रावी नदी है जो रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी पर जम्मू कश्मीर में थीन बांध स्थित है। रावी नदी पर जम्मू कश्मीर में थीन बांध स्थित है। इस थीन बांध को महाराणा रणजीत सिंह बांध भी कहा जाता है। थीन बांध को महाराणा रणजीत सिंह बांध भी कहा जाता है। लाहौर शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। लाहौर शहर रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तवी नदी है वो रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तवी नदी रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी रावी नदी, जो कि तवी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पे उतार लीजिए फटाफट।
तो यहाँ तक उतार लिया होगा सभी ने। अब हम आगे पढ़ेंगे रावी नदी के बाहर व्यास नदी। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है व्यास कुंड, वहां से निकलती है व्यास नदी। व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में पार्वती परियोजना, पोंग बांध तथा पोंडे बांध भी स्थित है। व्यास नदी पंजाब के हरिके में सतलुज नदी में मिलती है। व्यास नदी है जो सतलुज नदी में मिलती है वो है पंजाब के हरिके नामक स्थान पर। व्यास नदी पंचनद नदी की एकमात्र नदी है जो भारत में ही निकलती है और भारत में सतलुज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी इस नदी जो भारत से निकलती है तो भारत में ही सतलुज दूसरी नदी में मिल जाती है कि सतलुज नदी में मिल जाती है। तो हम इसे लिख देते हैं व्यास नदी। व्यास नदी, व्यास नदी है जो कि व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में पार्वती परियोजना, पोंग बांध का पोंडे बांध स्थित है। व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में पार्वती परियोजना, पोंग बांध तथा पोंडे बांध स्थित है। यह व्यास नदी पर बांध है जो निम्न है स्थित है। व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में पार्वती परियोजना, पोंग बांध तथा पोंडे बांध स्थित है। व्यास नदी पंजाब में हरिके में सतलुज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी पंजाब के हरिके में सतलुज नदी में मिल जाती है। लास्ट पॉइंट है व्यास नदी, लिख देते हैं व्यास नदी पंचनद की एकमात्र नदी है जो भारत में ही निकलती है। भारत में ही निकलती है और भारत में ही सतलुज नदी में जाती है और भारत में ही सतलुज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी पंचनद नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में निकल जाती है तथा भारत में सतलुज नदी में मिल जाती है। तो यहाँ तक उतार लीजिए।
यहाँ तक लिख लिया होगा सभी ने। अब हम पढ़ेंगे सतलुज नदी। सतलुज नदी सतलुज नदी कैलाश पर्वत के समीप राकेश से निकलती है। जो कैलाश पर्वत के पास में स्थित है राकेश वहां से निकलती है सतलुज नदी। सतलुज नदी भारत में शिपकले दर्रे से प्रवेश करती है। शिपकले दर्रा वहां से भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी पर निम्नलिखित परियोजनाएं स्थित हैं, जैसे नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में, भागड़ा बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में, नागल बांध परियोजना पंजाब में। भागड़ा नागल बांधों के पीछे गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पंजाब के हरी के नाम के स्थान पर सतलुज नदी में व्यास नदी, जो कि हमने ऊपर व्यास नदी में पढ़ लिया है। तो हम लिख लेते हैं सतलुज नदी, सतलुज नदी कैलाश पर्वत के समीप राकेश से निकलती है। सतलुज नदी कैलाश पर्वत के समीप राकेश से निकलती है। सतलुज नदी भारत में शिपकले दर्रे से प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना नाथपा झाकड़ी परियोजना ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। नंबर 2 पे भागड़ा बांध परियोजना, भागड़ा बांध भाखड़ा बांध परियोजना ये स्थित है हिमाचल प्रदेश यानी कि एसपी हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में और भाखड़ा बांध परियोजना ये भी हिमाचल प्रदेश में। नागल बांध परियोजना, नागल बांध परियोजना ये स्थित है पंजाब। तो यहाँ तक उतार लीजिए जल्दी से।
तो यहाँ तक उतार लिया होगा सभी ने। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं गंगा नदी। हमारा सतलुज नदी तंत्र पूरा हो गया, सिंधु नदी तंत्र पूरा हो गया। अब हम पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी या भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर तथा जल ग्रहण क्षेत्र 8.61 लाख वर्ग किमी। गंगा नदी भागीरथी के रूप में गंगोत्री यमुना के गोमुख से निकलती है। देवप्रयाग पर भागीरथी से अलकानंदा नदी मिलती है और ये गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग पर भागीरथी से अलका नदी मिलती है और ये फिर गंगा नदी के नाम से कहलाती है, जानी जाती है। हरिद्वार से गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। गंगा नदी है जो हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से यमुना नदी मिलती है। गंगा और यमुना नदी है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिलती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग इसका हुगली कहलाता है और दूसरा भाग जो बांग्लादेश में जाता है वो पहला पद्मा कहलाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली तथा बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में पद्मा से जमुना नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। जो ये गंगा नदी का दूसरा भाग जो बांग्लादेश में जाता है ना, पद्मा नदी, पद्मा के नाम से जानी जाती है, वहां से इसमें जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। फिर ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में ये सर्वाधिक लंबी बहती है। फिर बिहार, झारखंड में सबसे कम बहती है और फिर पश्चिम बंगाल। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर देखो, उत्तराखंड में तो ऋषिकेश, हरिद्वार ये हैं प्रमुख शहर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है उत्तराखंड में। फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस जो कि प्रमुख शहर है जो कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके आगे देखते हैं बिहार में बक्सर, पटना, भागलपुर ये है गंगा नदी के किनारे बिहार में स्थित प्रमुख शहर। और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और फिर आप कोलकाता हुगली नदी के किनारे निकल जाती हैं। फिर हम आगे देखते हैं रामगंगा नदी। गंगा नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां। रामगंगा नदी जो कि नैनीताल उत्तराखंड में इसकी उत्पत्ति होती है और ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी है जो गंगा नदी में मिल जाती है। फिर गोमती नदी भी इसकी सहायक नदियां हैं जो कि फुल्लर झील से निकलती हैं और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, गोमती नदी है जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी जो है महासचुंग यमुना से निकलती है और ये छापरा बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी जो कि नेपाल के हिमालय से निकलती है और सोनपुर बिहार में गंगा नदी में गंडक नदी मिल जाती है। कोसी नदी जो कि गोशेमधाम पर्वत नेपाल से निकलती है। कुरुशेला बिहार में कोसी नदी है जो गंगा नदी में मिल जाती है। और कोसी नदी को आप ध्यानों के बिहार का शोक भी कहा जाता है। महानदी जो कि दार्जिलिंग से निकलती है और फरक्का पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो हम लिख लेते हैं गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी
की लंबाई गंगा नदी की लंबाई है जो कि 2525 किलोमीटर और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है जो कि जल ग्रहण क्षेत्र वो है 8.61 लाख वर्ग किमी। गंगा नदी भागीरथी के रूप में गंगोत्री यमुना के गोमुख से निकलती है। गंगा नदी भागीरथी के रूप में गंगोत्री यमुना के गोमुख से निकलती हैं। गोमुख से निकलती हैं। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती हैं। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती हैं। फिर लिख लेते हैं यह गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। नंबर 1 पे है उत्तराखंड। नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश यूपी जिसमें सर्वाधिक बहती है। नंबर 3 पे है बिहार। नंबर 4 पे है झारखंड। नंबर 5 पे है पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा जल ग्रहण क्षेत्र 8.61 लाख वर्ग किमी है। गंगा नदी भागीरथी के रूप में गंगोत्री यमुना के गोमुख से निकलती हैं। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ तक उतार लीजिए और आज क्लास यहीं खत्म होती है।